साहू पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग का सांद्रता पर निर्भरता। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो वेग है वो सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेग स्थिरांक क्या होता है, जिसको दर स्थिरांक या रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है, और वेग नियम क्या होता है। उसके बाद दर स्थिरांक की इकाई, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या है उसका इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में उसका जो उसकी जो इकाई है वो कैसे हम निकालते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारा सबसे पहला टॉपिक है अभिक्रिया वेग का सांद्रता पर निर्भरता। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है या वेग है वो सांद्रता पर किस प्रकार डिपेंड करता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो वेग है या उसका जो दर है वो सांद्रता के साथ कैसे फ्लक्चुएट होता है, कैसे वो चेंज होता है, ये हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैं बताया था आप लोग को अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में बताया था। सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहला जो कारक है वो है अभिकारकों की सांद्रता। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें यदि हम अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाते हैं, यदि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए, तो अभिक्रिया की दर में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता को कम करते हैं तो अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्यों कमी होती है, ये भी मैंने बताया था कि जब हम किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, जो अणु है उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अभिकारक के जो अणु है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनमें क्या हो जाता है, उनमें वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो संघट्ट आवृत्ति है, कोलिजन थ्योरी के अनुसार संघट्ट आवृत्ति में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, संघट्ट आवृत्ति बढ़ जाती है। संघट्ट आवृत्ति क्या होता है ये मैं आप लोग को बताया था कि 1 सेकेंड में इकाई आयतन में संघट्ट करने वाले या टकराने वाले जो अणु हैं या टक्करों की जो संख्या होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, संघट्ट आवृत्ति। 1 सेकेंड में जितने बार अणु टकराएंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, संघट्ट आवृत्ति या कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो यदि हम सांद्रता बढ़ाएंगे, इकाई आयतन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो अणुओं की संख्या है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अणु आपस में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे, टकराने लगेंगे। ज़्यादा टकराएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। और जब अणुओं में टक्कर ज़्यादा होगा तो उत्पाद बनने की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का दर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि हम सांद्रता को कम कर देते हैं तो जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। सांद्रता को कम करने से क्या होता है, अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, जिसके कारण संघट्ट आवृत्ति भी कम हो जाता है और उत्पाद बनने की संभावना कम हो जाती है। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें यदि हम अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर बढ़ेगा, और यदि अभिकारकों की सांद्रता को कम करेंगे तो फिर अभिक्रिया का दर कम हो जाता है। लेकिन जब कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो शुरुआत में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है, और जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता में कमी होने लगती है। क्यों कमी होती है, क्योंकि अभिकारक किस में परिवर्तित होते जा रहे हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। ये R रिएक्टेंट हो गया, अभिकारक P क्या है, प्रोडक्ट हो गया। तो शुरुआत में, प्रारंभ में क्या होता है, R की सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि R क्या है, अभिकारक है, और अभिकारक शुरुआत में क्या होगा, अभी उत्पाद का बनना प्रारंभ नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि R के अणुओं की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण इसकी सांद्रता भी अधिक होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है R से P बनने लगता है, प्रोडक्ट बनने लगता है, मतलब R ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, अभिकारकों के अणुओं की संख्या में कमी होने लगती है। अब सांद्रता भी कम होगा, अणुओं की संख्या में कमी हुई, मतलब सांद्रता भी क्या हो गया, कम होते जाएगा। तो सांद्रता जैसे जैसे कम होगा अभिक्रिया का वेग भी क्या होने लगेगा, कम होते जाता है।
तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो शुरुआत में उसकी अभिक्रिया की वेग अधिक होती है और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है अभिक्रिया का वेग कम होने लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता के कम होने से अभिक्रिया का वेग भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दोनों के दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि सांद्रता का मान अभिकारकों की सांद्रता यदि कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। अभिकारकों की सांद्रता में यदि वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आगे फिर गुल्डबर्ग और वागे जो रसायनज्ञ है उन्होंने जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं, साम्य जो अभिक्रियाएं होती है, उनका जब प्रयोगशाला में अध्ययन किए तो अध्ययन करने से उनको जो ऑब्जर्वेशन से जो आंकड़ा मिला, जो डाटा मिला, उसके आधार पर उन्होंने अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य गुणात्मक संबंध स्थापित किया। मतलब उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो अभिकारक है उनकी सक्रिय मात्राओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि हम कोई रासायनिक अभिक्रिया की कल्पना करें तो उसके लिए गुल्डबर्ग और वागे ने जो बताया है गुणात्मक संबंध, उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये ए की मोलर सांद्रता है सक्रिय मात्रा का और बी की सक्रिय मात्रा का मोलर सांद्रता, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्रिया नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोला जाता है। तो ये गुल्डबर्ग और वागे ने बताया कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। सक्रिय मात्रा का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का उपयोग करते हैं तो अभिकारक के सभी अणु अभिक्रिया में उत्पाद बनाने में भाग नहीं लेते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभिकारक के सभी अणुओं के पास जो पर्याप्त गतिज ऊर्जा होनी चाहिए वो नहीं होती, जिसे हम देहली ऊर्जा भी बोलते हैं। एक ऊर्जा बैरियर होता है, ऊर्जा अवरोध होता है जिसको पार करना ज़रूरी है। जो अणु इस ऊर्जा अवरोध को, इस ऊर्जा बैरियर को पार कर लेता है वही आगे उत्पाद में परिवर्तित होता है। या हम बोल सकते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन जब तक नहीं होगा, प्रभावी टक्कर जब तक नहीं होगा तब तक उत्पाद का निर्माण नहीं होता। तो जैसे कि ए और बी ये अभिकारक है, ये इसके मोलों की संख्या है जिसको हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी बोलते हैं। ये अणु, ये जो अभिकारक है इसके सभी अणुओं उत्पाद बनाने में भाग नहीं लेते। ठीक है, जितने अणु अभिकारक के जितने अणुओं से उत्पाद का निर्माण होता है उन्हीं अणुओं की सांद्रता को हम क्या कहते हैं, सक्रिय मात्रा। उन्हीं अणुओं को हम क्या कहेंगे, सक्रिय मात्रा। मतलब ऐसे अणुओं की संख्या अगर अधिक है जो अभिक्रिया में उत्पाद बनाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सक्रिय मात्रा की सांद्रता बढ़ रही है। यदि ऐसे अणुओं की संख्या कम होती जाती है तो हम कहेंगे सक्रिय मात्रा की सांद्रता में कमी हो रही है। तो यहाँ पर हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर बोला जाएगा अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग। लेकिन आगे चलकर
हम यहाँ पर हमने देखा कि ये जो मोलों की संख्या है इसको हमने क्या लिखा है, घातांक के रूप में लिखा है, ठीक है, पावर में लिखा है। लेकिन जब प्रयोग किया गया प्रयोगशाला में, बहुत से जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके वेग को ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला में जब प्रयोग किया गया तो उनसे, उनके ऑब्जर्वेशन से उनसे जो डाटा मिला, जो आंकड़ा प्राप्त हुआ, उसके आधार पर बताया गया कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग अभिकारकों के सभी सांद्रता पदों पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि ए के सभी सांद्रता पद का मतलब हुआ ए, ठीक है, ए के मोलों की संख्या ए, मतलब इस सभी मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, मोलों की संख्या पे डिपेंड नहीं करता है अभिक्रिया का वेग। ये भिन्न भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मतलब अभिक्रिया का जो वेग है वो ए के अन्य सांद्रता पदों पर भी निर्भर कर सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ए लिखे हैं, पर हो सकता है जब हम प्रयोगशाला में इस अभिक्रिया का दर जब ज्ञात करते हैं तो हमको पता चलता है कि ए के सिर्फ x मोल अभिक्रिया में उत्पाद बनाने में भाग ले रहे हैं और B का सिर्फ y मोल अभिक्रिया में उत्पाद बनाने में भाग ले रहा है। तो ये जो समीकरण है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, अभिक्रिया वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x, a की घात x और b टू द पावर y। यहाँ पर x और y को लिखा गया है, इसलिए लिखा गया क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है वो a के x सांद्रता पदों पर निर्भर करता है और b के y सांद्रता पदों पर निर्भर करता है। मतलब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, a के सिर्फ इतने मोल के अणु जो है अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, वेग को प्रभावित करते हैं, और b के सिर्फ y अणु जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। और इसका जो मान है x और y का मान वो a और b के मान के बराबर भी हो सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, और उससे भिन्न भी हो सकता है। जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है इसके बराबर भी हो सकता है और ये भिन्न भी हो सकता है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करके ही या प्रैक्टिकल से ही ज्ञात कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर, उसके फॉर्मूले को देखकर हम नहीं बता सकते। तो प्रयोगों के आधार पर ये ज्ञात किया गया जो सांद्रता पद है उसको, तो वो क्या आता है, इससे भिन्न भी आ सकता है और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर या उसके समान भी आ सकता है। इस समीकरण में जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, अभिक्रिया वेग बराबर, यहाँ पर क्या लग जाता है, एक नियतांक या स्थिरांक या कांस्टेंट, और फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ए की सांद्रता में परिवर्तन, बी की सांद्रता, और एक्स और वाई क्या हो गया, ए की एक्स सांद्रता पद जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, वाई क्या है, बी की वाई सांद्रता पद जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। मतलब ये उन अणुओं की संख्या को बता रहा है जो अभिक्रिया की वेग को क्या कर रहे हैं, प्रभावित करते हैं, मतलब घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो x और y का जो मान है वो a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और x और y का मान भिन्न भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और 1, 2, 3 भी हो सकता है। तो x और y जो है वो हम प्रयोगों के आधार पर या प्रयोगों के द्वारा ज्ञात करते हैं, और इसी समीकरण को वेग नियम बोला जाता है। वेग नियम या इसी को अवकल वेग समीकरण भी कहा जाता है। अवकल वेग समीकरण भी कहा जाता है। तो अवकल वेग समीकरण या वेग नियम समीकरण क्या हुआ, वेग नियम या अवकल वेग समीकरण क्या हुआ, अभिक्रिया वेग बराबर के क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, नियतांक है, a टू द पावर x, b टू द पावर y। ठीक है, इसको बोलते हैं अवकल वेग समीकरण। और द्रव्य अनुपाती क्रिया के
नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का हम समीकरण लिखते हैं वो क्या होता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। अभिक्रिया वेग बराबर के ए की घात ए और बी की घात बी, स्मॉल बी। ये लिखा गया है कौन से समीकरण के लिए, ये जो रासायनिक समीकरण ए और बी, इसके लिए लिखा गया है ये दोनों समीकरण। ये जो है ज्ञात किया जाता है प्रयोगों के आधार पर, और इसको हम लिखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के सूत्र या फॉर्मूले के आधार पर हम इसको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिख सकते हैं, व्यंजक को लिख सकते हैं। तो दोनों का जो मान है, दोनों जो फॉर्मूला है, दोनों का जो समीकरण है वो एक जैसा भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये हमको प्रयोगों के आधार पर पता चलता है कि x और y का मान a और b के बराबर आएगा या इससे भिन्न आएगा। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर k क्या चीज़ है। तो k को हम बोलते हैं समानुपातिक स्थिरांक या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। इसी का नाम क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक भी बोला जाता है। वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक मतलब रेट कांस्टेंट कहते हैं के को। के क्या चीज़ है, रेट कांस्टेंट। इसका मान जो है पूरे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान स्थिर होता है, अपरिवर्तित रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और के का जो मान है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यदि सांद्रता पर निर्भर करेगा तो के का मान कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो अभिक्रिया का वेग अधिकतम होता है और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अभिक्रिया का वेग कम होने लगता है। तो के का मान भी क्या होगा, फिर परिवर्तित होते जाएगा, कम होते जाएगा। के का मान जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम देखेंगे तो तापमान पर निर्भर करेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित तापमान पर के का मान निश्चित होता है। यदि आप तापमान को परिवर्तित करेंगे तो के का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। और अभिक्रिया का जो वेग है वो उसको हम के आधार पर बता सकते हैं। यदि के का मान अधिक है तो फिर अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, यदि के का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होता है। तो के जो है इसी को रेट कांस्टेंट बोला जाता है। यदि हमें के लिए परिभाषा या डेफिनेशन पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, कैसे निकालेंगे के का डेफिनेशन। तो अभिक्रिया वेग बराबर के, यदि हम ए की सांद्रता को 1 और बी की सांद्रता को भी 1 लेकर चलें, 1 मोल पर लीटर। यदि ए और बी की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है तो हम ए और बी की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे 1 और 1 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका गुणनफल कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया वेग बराबर के। मतलब के जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक क्या है, अगर हमको पूछा जाए तो हम डेफिनेशन में यही बताएंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल पर सेकेंड हो या इकाई हो, ये जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई सांद्रता वाले अभिकारकों के अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है ना। इकाई सांद्रता वाले जो अभिकारक है, यदि अभिकारकों की सांद्रता को हम इकाई लेकर चलते हैं तो उस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये हो गया अभिक्रिया वेग का सांद्रता पर निर्भरता। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए अवकल वेग समीकरण और द्रव्यानुपाती क्रिया जो समीकरण है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि वेग नियम या अवकल वेग समीकरण प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया जाता है और द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम हम लिखते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के अनुसार लिखते हैं। तो दोनों में क्या होता है, कभी एक जैसा भी हो सकता है और कुछ अभिक्रियाओं में ये दोनों
भिन्न भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला एग्जाम्पल। NO प्लस O2, इससे प्रोडक्ट बनता है 2NO2। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब प्रयोगशाला में इस अभिक्रिया का ऑब्जर्वेशन किया गया कि इस अभिक्रिया का जो वेग है NO और ऑक्सीजन की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार इसका समीकरण होगा अभिक्रिया वेग बराबर K NO2 टू द पावर 2 और O2। प्रयोगों में देखा गया कि जब NO की सांद्रता को हम 2 गुना करते हैं, 2 गुना बढ़ा देते हैं, किसकी सांद्रता को, NO की सांद्रता को, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, 4 गुना। मतलब ये किस 4 जो है वो 2 का क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर अभिक्रिया के लिए जो घातांक होगा NO2 की जो सांद्रता है वो उसके वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अवकल वेग समीकरण के अनुसार इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर K NO2 टू द पावर 2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, O2 की सांद्रता को स्थिर रखा और NO की सांद्रता को 2 गुना किया गया। तो 2 गुना करने पर अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि हुई, 4 गुना वृद्धि हुई। तो इसका क्या हुआ, ये स्क्वायर हुआ, वर्ग हुआ, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, NO की सांद्रता को स्थिर रखते हैं और O2 की सांद्रता को क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो जब NO की सांद्रता को स्थिर रखकर O2 की सांद्रता को 2 गुना किया गया तो अभिक्रिया के वेग में 2 गुना वृद्धि हुआ। ये भी डबल हो गया। जब इसको डबल किया गया इसकी सांद्रता को, तो ये भी क्या हो गया, इसका वेग भी, अभिक्रिया का जो वेग है वो भी डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग नहीं है ये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, O2 इसके घात में आ जाएगा 1। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों में क्या है, दोनों सेम है। तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, मैं बताया था, जिनमें द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जो समीकरण है और जो अभिक्रिया वेग अवकल वेग समीकरण जो होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। दोनों में जो आप देख रहे हैं घातांक जो है वो दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक बराबर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है CHCl3 और Cl2। इससे क्या बनता है प्रोडक्ट, तो इससे प्रोडक्ट बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया का भी जब प्रयोगशाला में ऑब्जर्वेशन किया गया तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया वेग जो समीकरण हमको मिला वेग नियम के अनुसार, वो हमको इस तरीके से प्राप्त हुआ, CHCl3 और Cl2 टू द पावर हाफ। यहाँ पर देखिए, जब हम Cl2 की सांद्रता को क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं, ये अभी क्या है, स्थिर है। जब हमको इस तरीके से पता करना है कि कोई भी जो अभिकारक है उसके सक्रिय मात्रा पर किस प्रकार से निर्भर कर रहा है अभिक्रिया का वेग, तो हम क्या करते हैं, 2 अभिकारक है तो उसमें एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हैं, दूसरे की सांद्रता को 2 गुना या 4 गुना या 6 गुना 8 गुना क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, और अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि हुई ये कैलकुलेट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, Cl2 की सांद्रता को स्थिर रखते हैं और CHCl3 की सांद्रता को क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, डबल कर दिया जाता है। तो अभिक्रिया के वेग में भी 2 गुना वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर 1, मतलब यहाँ पर इसके घात में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से Cl2 जो है, अब हम क्या करेंगे, CHCl3 की सांद्रता को स्थिर रखते हैं और Cl2 की जो सांद्रता है इसको क्या कर देते हैं, 4 गुना बढ़ाते हैं।
जब इसकी सांद्रता को 4 गुना बढ़ा दिया गया तो अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि हुई? सिर्फ 2 गुना वृद्धि होती है। मतलब इसका क्या है, ये आधा। अगर हम क्या कर रहे हैं, Cl2 की सांद्रता को 4 गुना बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसमें 2 गुना वृद्धि होती है। मतलब कि ये 4 का क्या हुआ, आधा हुआ, इसलिए इसके घात में या पावर में हमने क्या लगा दिया, 1/2। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग सांद्रता पर सक्रिय मात्रा की सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, ये प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार इसमें अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K CH3 और Cl2, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार है। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल जो है, इसमें हम क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसको 723 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो इससे बनता है मेथेन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जब अभिक्रिया का वेग प्रयोगशाला में ज्ञात किया गया तो अभिक्रिया वेग हमको प्राप्त हुआ। अभिक्रिया वेग के लिए समीकरण अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K, यहाँ पर हमको CH3CHO 1.5 मिलता है, मतलब 3/2, 1.5 या 3/2। ऐसा इसमें क्यों हुआ, क्योंकि जब हम क्या करते हैं CH3CHO इसकी सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसमें 3 गुना वृद्धि होती है। तो हम क्या लिखेंगे, 3/2। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है, 1.5 प्राप्त होता है। द्रव्यानुपाती क्रिया जो नियम है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इसका समीकरण क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K CH3CHO और यहाँ पर 1 ही होगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक सेम नहीं होगा, ऐसा हम देख रहे हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी है जिसमें कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होता है, रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं जिसे, वो दोनों में क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं चौथा एग्जाम्पल। CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, इसकी अभिक्रिया H2O के से प्रबल अम्ल की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो इससे हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, एसिटिक एसिड CH3COOH और C2H5OH प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में प्रयोगों के द्वारा जो अभिक्रिया दर का जो समीकरण मिलता है, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू CH3COO C2H5, सिर्फ और सिर्फ इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता और न ही H2SO4 की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये हमको सिर्फ प्रयोग से ही पता चल सकता है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अभिकारक के कितनी सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज़ करते हैं तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ेगा। तो ये जो है हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रयोगों से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अवकल वेग समीकरण, और द्रव्यानुपाती क्रिया का जो समीकरण है उसके अनुसार क्या आ जाएगा, यहाँ पर H2O भी लिखा जाना चाहिए। लेकिन प्रयोगों से पता चलता है कि H2O की सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता। और वैसे भी H2O यदि द्रव अवस्था में है तो उसको दर व्यंजक में नहीं लिखा जाता, क्योंकि पूरे अभिक्रिया के दौरान जो H2O है उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, और अभिक्रिया दर या अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब यह अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे प्रोडक्ट बनता है CH3COO Na सोडियम एसीटेट और C2H5OH का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K, और यहाँ पर क्या मिलेगा CH3COO C2H5 और ये NaOH, इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और जैसा हमको समीकरण में देखने को मिल रहा है, दोनों के लिए स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो दोनों का एक बराबर होता है। यहाँ पर जो हम x और y लिखते हैं वो भी यहाँ पर क्या होता है, x और y ही होता है, मतलब दोनों का जो मान है वो इक्वल होता है। तो ये जो समीकरण है द्रव्यानुपाती जो समीकरण के जैसा ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल देखा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी थी जिनके लिए द्रव्यानुपाती क्रिया का जो समीकरण है और अवकल वेग समीकरण दोनों एक जैसा होता है, दोनों में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या रस समीकरण मिति गुणांक का मान एक जैसा होता है। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी होती है जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होता है या जो रस समीकरण मिति जो हम घातांक जो होता है वो दोनों का अलग अलग होता है, भिन्न भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका अभिक्रिया वेग के सांद्रता पर निर्भरता, दर स्थिरांक क्या होता है और वेग नियम क्या है, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं इसके लिए इकाई क्या है, इसका मात्रक क्या है दर स्थिरांक का। तो दर स्थिरांक के मात्रक को समझने के लिए सबसे पहले हमको अभिक्रिया की कोटि पढ़ना पड़ेगा। अभिक्रिया की कोटि, क्यों अभिक्रिया की कोटि को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि दर स्थिरांक जो है वो निर्भर करता है किस पर, अभिक्रिया दर स्थिरांक का जो मात्रक है वो अभिक्रिया की कोटि के अनुसार अलग अलग कोटि के लिए, अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग उसका मात्रक बनता है। तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है अभिक्रिया की कोटि? तो अभिक्रिया की कोटि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या के बराबर होती है, जिनकी मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग जो है वो निर्भर करता है। क्या होगा इसका डेफिनेशन? अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की उन अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या के बराबर होती है, आयनों की संख्या कुल संख्या के बराबर होती है, जिनकी सांद्रता मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। मतलब कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का वेग जिन अणुओं की कुल संख्या पर निर्भर करता है, जिन अणुओं की कुल संख्या के मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, उसी ही हम क्या बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा वेग नियम समीकरण में जो हम घातांक लगाते हैं, ठीक है, वो घातांक प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया जाता है और उससे हमें क्या पता चलता है कि वो उस अभिकारक की सक्रिय मात्रा है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। तो उन्हीं घातांकों का जो योग है उसे ही हम क्या बोलते हैं अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अवकल वेग समीकरण में, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता में जो हम घातांक लगाते हैं उन घातांकों के कुल योगों को ही हम क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो अभिकारकों के उन अणुओं या परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या के बराबर होती है जो
जिनकी सांद्रता पर, जिनकी मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्भर करता है। जो हम रासायनिक समीकरण में लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, उनकी उस संख्या पर अभिक्रिया का वेग जो है निर्भर नहीं करता। इसको हम प्रयोगों से ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया की कोटि को भी हम प्रयोग से ही ज्ञात कर सकते हैं प्रयोगशाला में। जब रासायनिक अभिक्रिया का हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी सांद्रता को परिवर्तित करते हैं, तो अभिक्रिया के वेग में जो परिवर्तन होता है उस आधार पर हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि जैसे कि मैंने लिखा था AA प्लस BB उत्पाद, इसमें द्रव्यानुपातिक क्रिया का समीकरण जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था, अभिक्रिया वेग बराबर K A की घात स्मॉल a और B की घात स्मॉल b। तो यहाँ पर जो हम घातांक लगाते हैं इन्हीं का कुल योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। लेकिन ये क्या है, एक समीकरण या रासायनिक सूत्र को हमने देखकर यहाँ पर क्या किया, उसके नंबर ऑफ मोल जो है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसको हमने घात में लिख दिया है। परंतु जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोगों से हमको पता चलता है कि अवकल वेग जो समीकरण होता है, वेग नियम समीकरण, उसके अनुसार अभिक्रिया के वेग का समीकरण हो जाएगा a टू द पावर x और b टू द पावर y। ये x और y का जो मान है वो a प्लस b के बराबर भी हो सकता है, a प्लस b इज इक्वल टू x प्लस वाई भी हो सकता है, और a प्लस b x प्लस y भी हो सकता है। मतलब इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। जैसे कि मैंने अभी 4-5 उदाहरण बताया था रासायनिक अभिक्रिया का, जिसमें हमने दोनों समीकरणों की तुलना की थी। एक द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार जो समीकरण बन रहा था वो, और एक जो है अवकल वेग समीकरण के अनुसार। तो दोनों में हमने देखा था कि जो घातांक जो है मोलर सांद्रता का वो कुछ में एक जैसा है तो कुछ में अलग अलग है, और इसको हमने कैसे ज्ञात किया था, प्रयोगशाला के द्वारा, प्रयोगशाला में प्रयोगों के द्वारा। तो वैसे ही यहाँ पर भी अभिक्रिया का जो वेग है उसको जब हम क्या करते हैं, प्रयोगों से ज्ञात करते हैं, तो हमें जो भी घातांक प्राप्त होते हैं उनका जो योग होता है उसे अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, x प्लस वाई होगी। अब इसको भी हम उन्हीं उदाहरणों से फिर से समझ सकते हैं। जैसे अभिक्रिया की कोटि हमको ज्ञात करना है, तो अभिक्रिया की कोटि हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो अवकल वेग समीकरण है उससे हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल देखा था 2NO प्लस O2, और इससे हमको प्राप्त हुआ था 2NO2। इसके लिए अवकल वेग समीकरण हमने क्या लिखा था, समीकरण अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K NO2 टू द पावर 2 और O2 टू द पावर 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि होगी 2 + 1 इज इक्वल टू 3। क्या आ जाएगा अभिक्रिया की कोटि, 3। इस मतलब ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है CHCl3 प्लस Cl2, इससे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या बनता है HCl। इस अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण हमको क्या प्राप्त हुआ था, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K, और यहाँ पर CHCl3 और क्या मिलता है Cl2 टू द पावर 1/2। तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। तीसरा जो हमने समीकरण देखा था रासायनिक अभिक्रिया, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए आ जाएगा CH3CHO, यहाँ पर हमको मिलता है CH4 + CO। तो इसमें हमको अभिक्रिया का वेग का जो समीकरण मिला था वो क्या प्राप्त हुआ था, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K और CH3CHO 3/2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3/2। इसी तरीके से चौथा जो एग्जाम्पल हमने देखा था
उसके लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो CH3COO C2H5 प्लस H2O और H2SO4 CH3COO H और C2H5OH का निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल। इसके लिए अभिक्रिया वेग का समीकरण हमको क्या मिला था? तो इसके लिए मिला था अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K CH3COO C2H5 और यहाँ पर 1। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि होगी 1। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए अभिक्रिया की कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं? प्रयोगशाला में ऑब्जर्वेशन से, प्रयोग से ज्ञात किया जाता है अवकल वेग समीकरण के द्वारा। और अभिक्रिया की जो कोटि है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, मतलब भिन्नात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन जो अणुसंख्यता होती है अभिक्रिया की वो कभी भी 0 नहीं होती। अणुसंख्या का मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, वो कभी भी 0 नहीं होती, लेकिन अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि वास्तव में क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं या परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या की मोलर सांद्रता, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब कोई भी जो अभिक्रिया है, जनरली कोई रासायनिक अभिक्रिया तृतीय कोटि तक ही देखने को मिलता है, चतुर्थ कोटि की रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसका कारण यही है कि मैंने बताया था संघट्ट सिद्धांत से कि जो अभिकारक है उनके अणु आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद जब प्रभावी टक्कर होता है तो प्रभावी टक्कर होने के बाद ही सक्रिय संकुल का निर्माण होता है। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ तो प्रभावी टक्कर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रभावी टक्कर होने से ही उत्पाद नहीं बन जाता। उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि टक्कर की जो दिशा है वो सही होनी चाहिए, जो दिशा विन्यास है, डायरेक्शन है, वो सही होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सही नहीं है टकराने का तो प्रभावी टक्कर होने के बाद भी अभिक्रिया से उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है चतुर्थ कोटि का है, मतलब उसमें अगर ज़्यादा अणु हैं अभिकारक के, बहुत सारे अभिकारक के अणु एक साथ नहीं टकरा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिशाओं से 3 दिशाओं से टक्कर होने की संभावना होती है। और अगर अभिकारकों के अणुओं की संख्या या अभिकारक ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा अलग अलग प्रकार के अभिकारक हैं अभिक्रिया में, तो वो अभिक्रिया अलग अलग पदों में संपन्न होती है, ठीक है। और कुछ पद बहुत ही तीव्र वेग से संपन्न होती है और कुछ पद जो है मंद गति से संपन्न होती है। तो यदि 2 या 2 से अधिक पदों में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके अभिक्रिया का वेग का निर्धारण जो सबसे धीमी गति से जो अभिक्रिया होती है उसी से निकाला जाता है। मतलब जो मंद गति से होने वाला जो पद है उसी अभिक्रिया से हम क्या करते हैं? अभिक्रिया का दर या वेग जो है ज्ञात करते हैं। उससे क्या होता है, जो दर का जो निर्धारण है, मतलब उससे ज़्यादा मंद गति से अभिक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि वही सबसे मंद पद है उस अभिक्रिया का। इसलिए जो सबसे मंद गति से जो होने वाली अभिक्रिया है उसी से हम क्या करते हैं? अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं। अब आते हैं दर स्थिरांक जो है, दर स्थिरांक की इकाई या मात्रक क्या होगा? दर स्थिरांक की इकाई या मात्रक, तो दर स्थिरांक का जो मात्रक है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। जैसे बहुत से रासायनिक अभिक्रियाएं 0 कोटि की होती है, बहुत से रासायनिक अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती है, ठीक है। मतलब 0 कोटि की जैसे अभिक्रिया बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सबसे पहले हम देखते हैं 0 कोटि की अभिक्रिया। 0 कोटि की अभिक्रिया है तो उसका मतलब क्या होता है? 0 ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं जिसको। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो अभिकारकों की मोलर सांद्रता जिससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ सकता है या घट सकता है जिस मोलर सांद्रता से, उसे हम अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो 0 कोटि का मतलब क्या हुआ कि अभिकारक की जो मोलर सांद्रता है वो क्या है?
उसका जो घातांक होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। मतलब क्या अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। तो यहाँ पर शून्य कोटि की जो अभिक्रिया का मतलब यही होता है कि उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। उसके कोई भी अणु, यदि आप उस अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दोगे तो भी अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है, यदि आप सांद्रता को घटा दोगे तो भी अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब ऐसा क्यों हो जाता है, तो ऐसा होने का कारण क्या है, तो ऐसा होने का कारण ये है कि जब अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनके जो अणु है उनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके और उत्पाद का निर्माण कर सके। तब हम क्या करते हैं, उनको बाहर से ऊर्जा देते हैं। और बाहर से ऊर्जा देने का तरीका क्या होता है, टेम्परेचर या सूर्य का प्रकाश या अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उनके द्वारा हम क्या करते हैं, उन अणुओं को ऊर्जा देते हैं। और अभिकारक के अणु बाहर से दी जा रही इस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और वो उस ऊर्जा लेवल को, उस ऊर्जा जो अवरोध है उसको क्या करते हैं, पार कर लेते हैं। मतलब जो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा उनको प्राप्त हो जाती है और वो उस ऊर्जा अवरोध को पार कर लेते हैं और उत्पाद बनने लगता है। मतलब यहाँ पर अणु तो उपस्थित है, अभिकारक के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी उत्पाद नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि अभिकारक के जितने भी अणु थे किसी भी के पास भी इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, इसीलिए उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, बाहर से उसको ऊर्जा दे दिया और उस ऊर्जा को अवशोषित कर लिए अणुओं के द्वारा और उस ऊर्जा अवरोध को पार करके ये अणु जो है उत्पाद बनाने लगे। तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है, या सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करेगा, या अल्ट्रावायलेट लाइट पर निर्भर करेगा, या उत्प्रेरक पर निर्भर करेगा। उत्प्रेरक क्या करेगा, ऊर्जा अवरोध को कम कर देगा, जिससे कुछ अणु ऐसे होंगे जिनके पास उस अवरोध को पार करने के लायक ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है अभिकारकों के, किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है, या सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहा है, या उत्प्रेरक पर निर्भर कर रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम ताप नहीं देंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं दिया जाएगा तो वो अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। चाहे आप अभिकारक की सांद्रता को कितना भी बढ़ा लें, अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, उत्पाद ही नहीं बनेगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती ही नहीं है। इसका उदाहरण है जैसे कि H2 और Cl2, ये बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया को जब हम अंधकार में कराते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधेरे में कराया जाता है, तो अभिक्रिया का वेग बहुत ही मंद होता है। भले ही आप H2 और Cl2 की मात्रा को कितना भी बढ़ा लो, अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ता, तो इसका कारण यही होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो अणु हैं उनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो उस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। मतलब उनके पास देहली ऊर्जा नहीं होती, और देहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए उनको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सक्रियण ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा उनको प्राप्त होती है कहाँ से, सूर्य के प्रकाश से। तो जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश देना चालू करते हैं, अभिक्रिया का वेग लगातार बढ़ने लगता है। तो अभिक्रिया जो है इन दोनों पर निर्भर नहीं कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके लिए यदि हम अवकल वेग समीकरण लिखें तो क्या होगा, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू के H2 0 Cl2 0, ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके लिए यदि आपको दर स्थिरांक के लिए हम क्या निकालें, इकाई निकालें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू के हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू 1 × 1। जब अगर घात में शून्य है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पर, के लिखेंगे। अब हमको के के लिए मात्रक ज्ञात करना है, तो के का मात्रक बराबर क्या होगा, अभिक्रिया वेग का मात्रक। अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है, तो अभिक्रिया वेग बराबर हम क्या लिखते हैं,
अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या लिखते हैं? अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाता है? समय अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर, समय अंतराल सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये किसका मात्रक हुआ? अभिक्रिया वेग का। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया के का। शून्य कोटि अभिक्रिया में दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगा। अब आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका उदाहरण क्या है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया या इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका उदाहरण हम ले लेते हैं CH3COO C2H5 प्लस H2O और क्या आ जाएगा? H2SO4 CH3COO H और क्या बन जाता है? C2H5OH का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में अवकल वेग समीकरण या अभिक्रिया का वेग जब प्रयोगों से ज्ञात किया जाता है प्रयोगशाला में, तो हमें प्राप्त होता है क्या? CH3COO C2H5 की घात 1। मतलब ये क्या हुआ? ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में अंतर है। देखा जाए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होनी चाहिए, परंतु ये है प्रयोगों से पता चलता है कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मतलब ये कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का वेग सिर्फ और सिर्फ इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। वैसे ही H2SO4 की सांद्रता पर भी निर्भर नहीं करता। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके लिए अगर हमको पूछा जाए दर स्थिरांक की इकाई क्या है, तो अभिक्रिया वेग बराबर के, ये क्या चीज़ है? हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट की सांद्रता, ये भी सांद्रता है। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। ये है सांद्रता का मात्रक, तो इसके लिए मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इज इक्वल टू के, और क्या आ जाएगा? मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा। अब के के लिए मात्रक हम निकालेंगे, तो इसको इधर आप क्या कर दीजिए? पक्षांतर कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये नीचे आ जाएगा। मोल क्या आ जाएगा? प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर मोल और मोल कैंसिल, और प्रति लीटर भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? प्रति सेकेंड। मतलब यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई हमको पूछा जाए तो क्या आएगा? प्रति सेकेंड आएगा। अब आते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट प्लस NaOH। इससे प्रोडक्ट बनता है CH3 COO Na प्लस C2H5OH, ये प्रोडक्ट बनता है। इसके लिए अभिक्रिया वेग समीकरण जो प्रयोगशाला से ज्ञात किया जाता है, हमको प्राप्त होता है अभिक्रिया वेग बराबर K, और क्या आ जाएगा CH3 COO C2H5 और क्या आ जाएगा NaOH। अब यहाँ पर देखिए दोनों के घात में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अभिक्रिया की कोटि हुई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2। इसके लिए अगर हम दर स्थिरांक की इकाई निकालें तो दर स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर K। अब देखिए यहाँ पर ये भी सांद्रता है और ये भी सांद्रता है, दोनों क्या है सांद्रता है, और दोनों के लिए अगर हम मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर। यहाँ पर क्या आएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो K इज इक्वल टू मोल और मोल क्या हो गया मोल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा L⁻⁻²। अब K के लिए इकाई अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, K इज इक्वल टू, इसको आप इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अपॉन मोल स्क्वायर L-2, और बस। अब इसमें देखिए एक एक मोल कैंसिल, तो बचेगा क्या प्रति सेकेंड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर। अब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्रति मोल लीटर, ये प्लस में हो जाएगा, और क्या आ जाएगा प्रति सेकेंड, प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड, ये क्या आ जाएगा दर स्थिरांक की इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप द्वितीय कोटि के लिए जब दर स्थिरांक निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा K इज इक्वल टू मोल प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड। अब हम देखते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया जिसको बोला जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया में इसका एग्जाम्पल क्या है 2NO प्लस O2, और इससे प्रोडक्ट बनता है 2NO2। तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग का समीकरण क्या आएगा, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K, और हम लिखेंगे NO⁻², और O2⁻1। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की जो कोटि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा 3 आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी, तो दर स्थिरांक की इकाई निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K NO⁻²। NO क्या है सांद्रता, और यहाँ पर O2 की सांद्रता, ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है सांद्रता, मोलर सांद्रता को हम दर्शाते हैं, लिखने का तरीका होता है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर ⁻², और
मोल प्रति लीटर टू द पावर 1। यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, अभिक्रिया वेग का मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा K, तो यहाँ पर क्या आएगा मोल स्क्वायर, और ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा मोल स्क्वायर L टू द पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा मोल L टू द पावर -1। अब जब इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू K। मोल और मोल दोनों, इसके घात में 2 है, इसके घात में 1 है, दोनों का घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आ जाएगा मोल की घात 3, और L यहाँ पर -2 है, यहाँ पे -1 है, तो L माइनस आ जाएगा 3। तो K इज इक्वल टू मात्रक हमको मिलेगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अपॉन क्या आ जाएगा मोल की घात 3 और L की घात ऋण 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एक मोल कैंसिल, एक एक लीटर कैंसिल, तो बचेगा क्या प्रति सेकेंड, और नीचे क्या बच जाएगा मोल स्क्वायर L टू द पावर -2। इसको अब जब ऊपर ले जाएंगे तो मोल की घात ऋण 2 लीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड। ये है तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई। ठीक है, प्रति स्क्वायर मोल प्रति स्क्वायर मोल लीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, मोल की घात ऋण 2, L की घात 2 और सेकेंड की घात ऋण 1। ये है दर स्थिरांक की इकाई। प्रथम कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तीनों की चारों के लिए अलग अलग होती है दर स्थिरांक की इकाई। तो दर स्थिरांक जो होता है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। जैसे जैसे अभिक्रिया की कोटि चेंज होते जाएगा, दर स्थिरांक की इकाई भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाता है। और दर स्थिरांक के और क्या क्या अब करैक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से विलक्षण हैं, तो सबसे पहला दर स्थिरांक जो होता है वो अभिक्रिया के वेग का द्योतक है। द्योतक कहने का मतलब ये अभिक्रिया के वेग को हम दर स्थिरांक से जान सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा या कम होगा। यदि दर स्थिरांक का मान अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, यदि दर स्थिरांक का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, कम होता है। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया का दर स्थिरांक जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर K का मान, दर स्थिरांक का मान निश्चित होता है। यदि हम अभिक्रिया में ताप को परिवर्तित नहीं करेंगे तो K का मान भी परिवर्तित नहीं होगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोला जाता है दर स्थिरांक। और ये जो है ताप में परिवर्तन करने पर K का मान जो है परिवर्तित हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है एग्ज़ाम में कि दर स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है या नहीं, तो करता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि दर स्थिरांक निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है, तो दर स्थिरांक ताप पर ही निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, दर स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो दर स्थिरांक जो है वो सिर्फ ताप पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और चौथा जो है, दर स्थिरांक की इकाई या मात्रक जो है वो अभिक्रिया की कोटि के अनुसार अलग अलग होती है। शून्य कोटि के लिए अभी हमने देखा मोल प्रति सेकंड आया था। ठीक है, इसी तरीके से मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आया था। प्रथम कोटि में हमने निकाल के देखा तो प्रथम कोटि में प्रति सेकंड आया था। ठीक है, इसी तरीके से द्वितीय कोटि अभिक्रिया में प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड आया था, और तृतीय कोटि अभिक्रिया में प्रति मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हमको मात्रक जो है प्राप्त हुआ दर स्थिरांक के लिए। तो इस तरीके से दर स्थिरांक का मात्रक ज्ञात किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर आपको दर स्थिरांक ज्ञात करने के लिए दिया जाता है और यदि आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात है तो आप दर स्थिरांक बता सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि हम रासायनिक अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते, अभिक्रिया की कोटि हम प्रयोगशाला में प्रयोग से ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार निर्भर करता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग नियम क्या होता है, और दर स्थिरांक की इकाई क्या है, कौन कौन सी मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है और
क्या होता है उसका मात्रक। तो इसी के साथ आज का ये क्लास जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर यहाँ पे इस क्लास में, इस आज के इस वीडियो क्लास में कोई भी डाउट्स है या कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।